तो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन, क्लियर। फिर हमने डिस्कस किया और टू इफेक्ट इन एनिलीन, देन वी स्टार्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला स्टेप हमने देखा हाउ गिवन बॉन्ड कैन बी ब्रेक। एक दिया हुआ बॉन्ड किस तरह से फिजन शो कर सकता है, इट में अंडरगो होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक वेव्स, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया नेक्स्ट व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेट, ठीक है। और एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जितने स्टेप की रिएक्शन होती है उतने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे और उससे एक कम इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 स्टेप की रिएक्शन है तो 3 ही ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे और 2 इंटरमीडिएट बनेंगे, गॉट इट। तो जितने स्टेप की रिएक्शन होती है उतने ही ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं और उतने -1 एक कम इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें ज्यादा खास नहीं है बेटा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नाम से पता चल रहा है कि किस स्टेप से हम रेट का पता करते हैं, गॉट इट। इट इज द स्टेप। जैसे 3 स्टेप है रिएक्शन के, तो किस स्टेप से हम रेट निकालेंगे, ओवरऑल रेट। तो याद रखना बेटा जनरली जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग, क्लियर। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप is generally the slowest step of reaction, generally the slowest step of reaction। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है और उसका जो सेकंड स्टेप है वो स्लोवेस्ट है, तो हम सेकंड स्टेप को क्या कहेंगे, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फाइन। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्टेप जो है वो स्लोवेस्ट है या फास्टेस्ट है। याद रखना बेटा जिसमें इंटरमीडिएट बने, जिस स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट बनते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, तो जो अनस्टेबल वाला स्टेप है वो काफी स्लो होगा, इजंट इट। सोचो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन में पहले स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट बनता है, तो उससे होगा क्या, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, तो वो जो पहला स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है वो काफी स्लो होगा, तो हम उसको कह देंगे दैट इज रेट डिटरमाइनिंग। तो याद रखना किसी भी रिएक्शन का जनरली जो इंटरमीडिएट फॉर्मिंग स्टेप है दैट इज स्लोवेस्ट स्टेप। तो इसको आप ट्रिक के तौर पे काम में लें, दैट इज इन विच इंटरमीडिएट आर फॉर्म, इन विच इंटरमीडिएट आर फॉर्म, वो स्टेप जिसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके बाद आता है बेटा रिएक्शन रिएजेंट। रिएक्शन रिएजेंट, रिएक्शन रिएजेंट, वेट फॉर 1 सेकेंड। तो रिएक्शन रिएजेंट में 2 तरह के रिएजेंट होते हैं, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड द अदर वन इज न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। तो देखो 2 तरह के रिएजेंट होते हैं, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब इनके बेटा कम से कम हजारों एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको मेन पॉइंट पिक करना है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ एग्जैक्टली R प्लस, वेरी गुड। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, क्लियर। इसका मतलब या तो इन पे प्लस चार्ज होगा इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की इलेक्ट्रोफाइल होगी, न्यूट्रल स्पीसीज भी पॉसिबल है।
जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगी। क्लियर? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल, दिस डेफिनेशन इज वेरी क्रिटिकल, इसको अच्छे से याद रखें। न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज which can accept electron pair, which can accept electron pair. Got it? या तो ये न्यूट्रल होंगे या फिर ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, फाइन, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। अब देखो इनके एग्जांपल देखें। सबसे पहला हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो मोस्ट कॉमन देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसका एग्जांपल है बेटा H+, R+, एल्काइल ग्रुप A+, नेक्स्ट वन इज NO2+, X+, NO+, RCO+, एक्सेट्रा। ये जो सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब दिमाग में ये बात आएगी कि क्या सारे कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल होंगे? इज इट क्लियर? कैन यू टेल मी ऑल कैटाइन्स आर इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? सोचो, क्या हर कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा? नो। वेरी गुड, हर कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रिक से समझा देता हूं, ये वाले पर्टिकुलरली ये वाले केस। फर्स्ट ग्रुप के जो भी कैटाइन हैं वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप के भी कैटाइन कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते। अदर देन दैट Al3+ हुआ, H3O+ हुआ और NH4+। बेटा ये नीट में और जेईई में दोनों में पूछा हुआ है, तो याद रखना सारे कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कैटाइन है बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो दैट इज फर्स्ट ए कैटाइन, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट का कैटाइन बनाओ, जैसे लिथियम+, सोडियम+, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और इसी तरह से ग्रुप 2 के कैटाइन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसके अलावा Al3+ भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, H3O+ भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ना ही NH4+ इलेक्ट्रोफाइल है। गॉट इट? नेक्स्ट देखें, सेकेंड कैटेगरी है बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जिन पे चार्ज नहीं है फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल हैं। ये कौन से होंगे? ये वो होंगे जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा या वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ऑक्टेट इनकम्प्लीट और वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रल की बात करें तो बेटा DFT याद करो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, लुईस ऑक्टेट रूल के अंदर DFT आपने एक्सेप्शन में पढ़ा था, क्योंकि बोरोन के पास यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, isn't it? 3 बॉन्ड बना रहा फ्लोरीन से और 3 बॉन्ड के कारण सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इसी तरह से बताओ BeF2, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इज इट अ इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? BeF2 एग्जैक्टली, BeF2 में बेरिलियम के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, isn't it? BeF2 देखें स्ट्रक्चर, BeF2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो देखो 2 बॉन्ड की वजह से इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इसी तरह से AlX3 एल्यूमिनियम हैलाइड और CO2 हो गया, PCl5 हो गया, एक्सेट्रा, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं।
कोटेड। तो याद रखना इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोफाइल is defined as neutral or positively charged species which can accept electron pair. It may be neutral or it may be positively charged. It cannot be negatively charged. Got it? इसी तरह से देखो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होगी, इनको डिफाइन करते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। बेटा न्यूक्लियोफाइल को कैसे डिफाइन करेंगे, जो न्यूक्लियस को लव करता है, पॉजिटिव चार्ज को लव करता है। इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लियर? तो न्यूक्लियोफाइल इज डिफाइंड एज दिस इज नेगेटिवली और नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज which can donate इलेक्ट्रॉन पेयर। तो याद रखना जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो नेगेटिवली चार्ज होगी। ओके, जो नीचे दिखा है वो नहीं दिखता, चलिए वेट फॉर 1 सेकेंड। आई थिंक अब दिख रहा होगा। क्लियर? यहाँ पे था बेटा BF3, BEF2, AlH3, CO2, TCl5 एंड एक्सेट्रा। देखिए न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे, कभी भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होंगे। क्लियर? न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते। क्लियर? अब देखो इनके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, बेटा आप डेफिनेशन को याद करें, एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आप अच्छे से सीख जाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल लिमिटलेस है बेटा, एग्जाम्पल की कोई भी लिमिट नहीं है। क्लियर? सो गो फॉर डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन आप पढ़े। एग्जैक्टली OH माइनस, बहुत बढ़िया। देखो H माइनस हुआ हाइड्राइड, नेगेटिवली चार्ज है। OH माइनस, RO माइनस, FH माइनस, this is NH2 minus, got it, etc. तो ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा याद रखना जैसे RMGX, बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। RMGX is known as Grignard reagent. Clear? This reagent is known as Grignard reagent. इसमें जो R है वो R माइनस की फॉर्म में है। इसमें जो R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है बेटा, ये R माइनस की फॉर्म में है और नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इसलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल हुआ। फाइन। नेक्स्ट एक और रिएजेंट है R2CuLi, दिस इज नोन एज गिलमान्स रिएजेंट। गिलमान्स रिएजेंट, इसमें भी जो R ग्रुप है वो भी R माइनस की फॉर्म में है, एल्काइल की फॉर्म में, दैट इज R नेगेटिव, लाइक दैट। तो ये थोड़े स्टैंडर्ड हैं। क्लियर? तो जब भी RMGX मिले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R2CuLi मिले तो गिलमान्स रिएजेंट। दोनों के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो R माइनस की फॉर्म में। फाइन। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्या हो जाएगी बेटा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। सेकंड कैटेगरी हो जाएगी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल है, इजंट इट? न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। इसका मतलब न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर हो, जैसे देखो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन का एग्जांपल हो जाएगा H2O, HOH, अल्कोहल ROH और ईथर ROR। याद रखना ऑक्सीजन में न्यूट्रल कंपाउंड में 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, एंड दिस इज 2 लोन पेयर।
नाइट्रोजन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, तो देखो नाइट्रोजन में भी NH3 न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, RNH2 1 डिग्री अमीन, R2NH 2 डिग्री अमीन, R3N 3 डिग्री अमीन। तो याद रखना ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो 2 लोन पेयर होते हैं। ऑल एनाइंस आर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नॉट कंपल्सरी वन। मैक्सिमम केसेस में होगा, मैक्सिमम केसेस में होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। क्लियर? Okay, sir. But this is this conclusion is correct that all cations are not electrophile. That is always valid. Next देखें, सल्फर के न्यूक्लियोफाइल देखें, न्यूट्रल HSH, RSH, and this is RSR, like that. तो ये these are more than sufficient. अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपके AITMT में पूछा जा चुका है, न्यूक्लियोफाइल से, प्योरली बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफाइल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बस डेफिनेशन पे आप स्टिक करें, इतनी सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप इनको भी एक बार देखें तो रफ आइडिया हो जाएगा। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। तो बस इलेक्ट्रोफाइल में ये याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट नेगेटिवली चार्ज नहीं होंगे। और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होंगे। क्लियर? तो या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर ये न्यूट्रल होंगे। जैसे एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, याद रखना बेटा न्यूक्लियोफाइल को ऐसे डिनोट करते हैं NU माइनस। क्लियर? NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, और इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से डिनोट करते हैं। आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा ऑप्शन है कुछ भी नहीं है, और चौथा ऑप्शन है दोनों है। Got it? You are having 4 options, either electrophile or nucleophile, electrophile and nucleophile both, neither electrophile nor nucleophile. देखें, पहला ऑप्शन आपके पास, this is CH3 MgBr, सेकेंड ऑप्शन NH4 प्लस, थर्ड ऑप्शन देखो H3O प्लस, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर एक, फोर्थ ऑप्शन CH2CH2, फिफ्थ ऑप्शन fifth is CH3 CH2 positive, sixth one CH3 free radical, seventh one is difluorocarbene। चलिए चलो एक दो, RCOR। फाइन, देखिए फर्स्ट एग्जांपल, बताइए क्या है ये? CH3 MgBr, एग्जैक्टली न्यूक्लियोफाइल। इसका नाम मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएजेंट? इट इज न्यूक्लियोफाइल फॉर श्योर, बिल्कुल सही है बेटा। ये जो CH3 MgBr, इसका नाम हमने बताया था, एग्जैक्टली दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया उसका, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो एल्काइल ग्रुप लगा होता है, इस पे माइनस होता है, तो यहाँ पे ये मिथाइल कार्बोनाइन है, न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड वन NH4 प्लस, देखो NH4 प्लस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो अभी डिस्कस किया था हमने, सारे कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। नो, दिस इज रॉन्ग, ये कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं बनते। Got it? So it is neither electrophile nor nucleophile. थर्ड एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन पे प्लस है
ऑक्सीजन पे प्लस है और पॉजिटिवली चार्ज कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं बनते, इसके पास लॉन पेयर है बट इसलिए ये नहीं देगा। नो, दिस इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। बेटा उस पॉइंट को याद रखो, न्यूक्लियोफाइल या तो न्यूट्रल होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, कभी भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा। सो इट इज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ वाला भी बिल्कुल डिफरेंट है। याद रखना बेटा, जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कंपाउंड में, जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। गॉट इट? जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो ये डबल बॉन्ड डोनेट हो जाता है, दैट मींस दिस इज न्यूक्लियोफाइल। फाइन। नेक्स्ट फिफ्थ वन, फिफ्थ आसान है, फिफ्थ इज इजी, बताइए। एग्जैक्टली दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये R प्लस के फॉर्म में, ये अल्काइल ग्रुप है, इजंट इट? तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। बेटा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, CH3CH लाइक दैट। देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये लॉन पेयर लेगा, और लॉन पेयर लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल। CH3 फ्री रेडिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, 3 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? नो, न्यूक्लियोफाइल इज इनकरेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? देखें 2 4 6 6 1 7, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है? वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, लाइक दैट। अच्छा CCl2, इसको आप तसल्ली से सोच के बताएं, जल्दबाजी में। अगेन चेक करो, न्यूट्रल है तो बेटा कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल दोनों में थे। तो ऑक्टेट चेक करके बताओ, एग्जैक्टली दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है और 1 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6, मतलब इस कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट अधूरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा लास्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझे, RCOR, फाइन। इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, और ये कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। Noted? So it is A plus as well as Nu minus, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। चलिए एक दो और एग्जांपल, ये आप सही से बताएं, देखें। दिस इज RCN एंड 10th एग्जांपल CH2CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए 9th वन क्या होगा ये, RCN। बेटा दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है और कार्बन की सिर्फ 2.5 होती है। तो इट इज बोथ, इट कैन इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन बी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये बोथ होगा। क्लियर? लास्ट वन 10th वाला, 10th वाला अभी बताया था, एग्जैक्टली सिमिलर टू 4th वन। जब भी कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, so this is nucleophile, like that. क्लियर? तो बेटा रटने नहीं है, अच्छे से आप डेफिनेशन पढ़ें और एग्जांपल से उसको समझें कि कैसे चेक करते हैं कोई भी गिवन कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा या दोनों होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये था बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म का 4th स्टेप, दैट इज रिएक्शन रिएजेंट। तो रिएजेंट में हमने देखा या तो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। नेक्स्ट 5th स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज टाइप ऑफ इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट के टाइप। फिफ्थ स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के कितने टाइप्स होते हैं? तो देखो बेटा, यहाँ पे इंटरमीडिएट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली बात करें जे या फिर नीट लेवल पे, तो मेनली इंटरमीडिएट है बेटा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब वो स्पीसीज जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो स्पीसीज जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड, कार्ब एनाइन, these are the species with negative charge on carbon. Third, carbon free radical, कार्बन फ्री रेडिकल, वो स्पीसीज जिनमें कार्बन पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है। गॉट इट? नेक्स्ट, फोर्थ वन इज कार्बीन, वो स्पीसीज जिनमें कार्बन पे लोन पेयर होगा, लाइक दैट। एंड फिफ्थ वन इज नाइट्रीन एंड बेंजाइन, एक नाइट्रीन होता है और एक बेंजाइन भी होता है। तो बेटा लास्ट के थ्री की बात करें तो ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट, बट आमतौर पे कोई भी रिएक्शन में आपको ये इंटरमीडिएट ज्यादा मिलेंगे। ये आपने 11th में भी पढ़े होंगे काफी बार। कार्बोकेटाइन वो स्पीसीज जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बेनाइन वो स्पीसीज जिनमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन फ्री रेडिकल वो स्पीसीज जिनमें कार्बन पे एक फ्री रेडिकल बनता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले कार्बिन होता है बेटा कार्बन पे लोन पेयर, नाइट्रीन का मतलब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बनता है, और बेंजाइन का मतलब होता है बेंजीन रिंग पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो। बेंजाइन का स्ट्रक्चर देखें, बेंजाइन का मतलब होता है, बेंजीन में वैसे तो डबल बॉन्ड होते हैं बट बेंजाइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। गॉट इट? इसको नोट करें। सर नाइट्रीन में लोन पेयर होता है या ओनली रेडिकल होता है? नाइट्रीन में बेटा लोन पेयर प्लस रेडिकल होता है। कार्बन के भी टाइप होते हैं बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। कभी कभार क्वेश्चन आता है, कार्बन इज नॉट इम्पोर्टेंट। इवन पूरी 12th की केमिस्ट्री में सिर्फ 2 रिएक्शन में कार्बन बनेगा। कार्बन के भी 2 टाइप होते हैं, वन इज सिंगलेट कार्बन एंड अदर वन इज ट्रिपलेट कार्बन। वो भी देखेंगे ब्रीफली, बट इंपॉर्टेंट सिर्फ ऊपर के 3। देखा सभी ने? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट? इसको डिफाइन करने के लिए यदि आपको बोला जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू विल डिफाइन इंटरमीडिएट? एनीवन? इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या होगी? वी डिस्कस द टाइप। एग्जैक्टली क्या बात है, मेन को एग्जैक्टली वर्ड याद है। दीज आर द अनस्टेबल शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब वो स्पीसीज जो अनस्टेबल है और शॉर्ट लिव्ड है, मतलब इनकी लाइफ बहुत कम होती है, जैसे ही ये बनते हैं वैसे ही फिर से रिएक्ट करके कंपाउंड बना देते हैं। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लें। इंटरमीडिएट आर द अनस्टेबल, इंटरमीडिएट आर द अनस्टेबल short lived species. Intermediates are the unstable short lived species which are formed during reaction, clear? नेक्स्ट देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोकेटाइन को। जैसा मैंने बताया, जो ऊपर के 3 थे बेटा, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, ये 3 डिटेल में है।
क्लियर? कार्बीन, बेंजीन और नाइट्रीन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही लिमिटेड रिएक्शन होती है इन इंटरमीडिएट की, बट ये 3 आपको हर दूसरी रिएक्शन में मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, देखिए बेटा कार्बोकैटायन में सबसे पहले हम देखें होता क्या है। तो एज वी नो दिस इज द species in which positive charge present on carbon, वो स्पीसीज जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे दिस वन CH3+, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, this one is known as benzyl carbocation, this one is known as allyl carbocation, etc. तो बेटा जिस तरह से रिएक्शन रिएजेंट इनफाइनाइट होते हैं उसी तरह से इंटरमीडिएट भी इनफाइनाइट होते हैं, जितने चाहो उतने इंटरमीडिएट बन सकते हैं। Got it? तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इफ वी टॉक अबाउट कार्बोकैटायन तो वो स्पीसीज जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके नाम आप लिखने काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको कहते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन, CC लिख लें आप शॉर्ट फॉर्म में, मिथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन। इसको आप सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं और आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। तो यू कैन कॉल इट एज सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकैटायन और आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। इसको कहेंगे ये टर्शियरी कार्बन है, isn't it? It is tertiary carbon. Further, it is containing 4 carbon. Hence, it is tertiary butyl carbocation. Tertiary butyl carbocation. बेटा बेंजीन रिंग पे प्लस नहीं है, बेंजीन रिंग पे एक कार्बन है उस पे प्लस है। दिस इज नोन एज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे यदि प्लस हो जाए, डबल बॉन्ड पे नहीं, डबल बॉन्ड के अगले वाले पे, इसको कहते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन। फाइन, क्लियर? तो अब देखेंगे बेटा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हर एक इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमें देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वैसे हमने जीओसी में लगभग सब कुछ कवर कर लिया है, बट स्टिल इसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं, क्योंकि बेटा ये आपके 12th क्लास में ये बार बार बीच बीच में इसके क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखें, फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बोकेटाइन है, 3 वैलेंसी, सब में देख लो कार्बन की 3 वैलेंसी और 1 प्लस। बताओ कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एनीवन? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन? 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड की वजह से कितने होंगे? 6। 4 नहीं होंगे बेटा, 6 होंगे। क्लियर? प्लस की वजह से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 3 बॉन्ड की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास यदि होंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। मतलब कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फाइन, ये बात आपको यदि याद रह जाएगी तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक जी ग्रुप को ऐड किया कार्बोकेटाइन से, जी ग्रुप को ऐड किया कार्बोकेटाइन से। बताओ ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा या घटाएगा? एग्जैक्टली, ये ग्रुप जो है डोनेटिंग होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। मान लो ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, आज
क्या बात है, ये देखिए फाइन, ठीक है। देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एग्जैक्टली, इट शुड बी आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। क्लियर, ये सारे इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो देखो इसको कैसे याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस मिस्टर हाई, प्लस मिस्टर हाई। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आर, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इज प्लस मिस्टर हाई, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मान लो यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हुआ तो वो डिस्टेबलाइज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग का मतलब माइनस आई वाले, माइनस एम वाले, ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। गोट इट? और एनी डाउट बताइए, क्लियर है सभी को? तो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन देके कार्बन का कंप्लीट पूरा करना चाहेगा। तो कार्बन का ऑक्टेट यदि पूरा होगा तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं। बेटा आपको डोमिनेंसी ऑर्डर याद होगा, बताओ सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है? एनीवन? विच इफेक्ट इज द मोस्ट डोमिनेंट इफेक्ट अमॉन्ग दीज फोर? इन चारों में से सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एम इफेक्ट। Got it? M इफेक्ट इज द मोस्ट डोमिनेटिंग। M के बाद आप देखते हो R इफेक्ट, उसके बाद रेजोनेंस चेक करोगे, यदि M किसी में है तो सबको साइड में कर दो, फिर R इफेक्ट। R के बाद आप चेक करते हो, यदि हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उसमें आप I को इग्नोर कर सकते हो, और सबसे लीस्ट डोमिनेटिंग होता है I इफेक्ट। तो इसको आप बिल्कुल नहीं भूलें। क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन सबसे बेसिक, compare the stability of following carbocation, सबसे पहला है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेटा ये ऑर्डर आप याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। बेंजाइल, सेकंड है बेटा एलाइल, थर्ड है टर्शियरी ब्यूटाइल, फोर्थ है सेकेंडरी प्रोपाइल, इसके बाद है इथाइल, इसके बाद है मिथाइल। क्लियर? तो कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आउट ऑफ दीज फोर? इफेक्ट लगाओ, ये भी डोनेटिंग इफेक्ट है। एग्जैक्टली पहला वाला सबसे स्टेबल होगा, बिल्कुल सही। फर्स्ट वन इज द मोस्ट स्टेबल। क्लियर? अब देखो ध्यान से बेटा, पहले वाले के अंदर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस आई से ज्यादा डोमिनेटिंग है। इसमें 3-3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, ये भी करेगा फिर ये भी करेगा, तो 3-3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है। यहाँ पे भी रेजोनेंस है बट यहाँ पे सिर्फ एक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है। दोनों बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि बाकियों में रेजोनेंस नहीं हो रहा। दोनों बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, और यदि इन दोनों में ही बात कर लें तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा है, 3-3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अब बात करें इनमें, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप? हाँ बेटा बिल्कुल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी स्टेबल होता है। रेजोनेंस हो तो फिर आप बाकी सबको भूल जाएं। एग्जैक्टली यहाँ पे मिथाइल का प्लस आई ग्रुप है, 3 मिथाइल का प्लस आई, फिर 2 मिथाइल का प्लस आई, यहाँ पे सिर्फ 1 मिथाइल का प्लस आई, और यहाँ पे आई इफेक्ट इक्वल टू 0। तो देखो प्लस आई के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा जहां प्लस आई होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 3, फिर 2।
लाइक दैट। तो एक जनरल सीक्वेंस हमने बना लिया कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एलाइल से, एलाइल के बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। गॉट इट? ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई करके बताएं। बेटा जीओसी खत्म होते होते आप सबको इफेक्ट तो याद हो जाएंगे अच्छे से कि किस ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट वन, कुछ और कार्बोकेटाइन मैं बना रहा हूँ और ये मोस्ट कॉमन कार्बोकेटाइन है जो आपको 12th क्लास में बार बार मिलेंगे। तो इसका आप ऑर्डर लिख लें नोट करके, राइट डाउन नोट। याद रखना बेंजाइल जो है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा एलाइल कार्बोकेटाइन से, एलाइल ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री से, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये आप याद रखें। बेंजाइल का रीजन यदि कोई पूछे क्या बताओगे? बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। एलाइल का रीजन पूछे तो क्या आंसर होगा? वहां भी रेजोनेंस है बट बेंजाइल में ज्यादा है। इन क्वेश्चन को ट्राई करें। कंपेयर स्टेबिलिटी। फर्स्ट वन दिस इज FCH2CH2 प्लस, ये भी आपको याद हो गया होगा रफली ये ऑर्डर। NO2 CH2 CH2 प्लस, दिस इज Cl CH2 CH2 प्लस। नेक्स्ट इज गुड क्वेश्चन। ये बेंजाइल है बेटा, इस बेंजाइल में यहाँ पे NO2 लगा है, ये भी बेंजाइल है, इसमें यहाँ पे Cl लगा है, दिस इज ऑल्सो बेंजाइल बट यहाँ पे CH3 लगा है, दिस वन यहाँ पे OCH3 लगा है। थर्ड वन, थर्ड वाला प्लस का आप पोजीशन चेंज कर दें, दिस वन and next question, question number 4, this one। बेटा चारों क्वेश्चन में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी और ये चारों क्वेश्चन आपको बार बार देखेंगे 12th में भी। देखिए पहला वाला वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बस आई सेट से देखना है, 3, 1 एंड देन 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। देखो कार्बोकेटाइन है और ये देखो -I वाले ग्रुप है। -I वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और यदि इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो और डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है -I इफेक्ट होता है NO2 का। तो ये वाला मोस्ट डिस्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। देन सेकंड इज द लेस्ट वन। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा खींचता है तो और ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है। देन फर्स्ट वन एंड थर्ड इज मोस्ट स्टेबल। गॉट इट? तो जितना ज्यादा -I और -M लगेगा उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा और जितना ज्यादा +I+M हाइपर कॉन्जुगेशन और R लगेगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन है सभी, ये वाली यूनिट सेम है, 3214, 3214, नो 1243, 1243, नो। देखें इफेक्ट लगाएं सही से। ये जो OCH3 ग्रुप है इसका क्या इफेक्ट होता है? ये अपने लोन पे डोनेट करता है तो ये +M लगाता है। 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर, अभिनंदन, वेरी गुड। ये +M ग्रुप है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है। बेटा ये CH3 जो है ये मेटा पे नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएगा, साथ साथ +I भी देगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये दोनों स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगे हैं।
सेकंड वाले में देखें तो ये माइनस आई ग्रुप लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई के कारण देखें तो ये डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। और NO2 तो आपको अच्छे से याद हो चुका होगा, दैट इज माइनस एम इफेक्ट। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्टेबलाइजिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिस्टेबलाइजिंग होते हैं। तो सबसे ज्यादा डोनेट कौन करेगा? प्लस एम इज मोस्ट डोमिनेटिंग। प्लस एम आर हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंसी। गॉट इट? तो सबसे ज्यादा देगा OCH3 वाला। हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई से भी ठीक ठाक मिलेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो बेटा माइनस एम ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग होगा इस पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप हाइपर कॉन्जुगेशन से कर सकते हो बेटा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के भी प्रोपोर्शनल है। तो बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? एनीवन? 2 3 1, बिल्कुल सही है। 2 3 1 इज करेक्ट। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? जल्दी से देखो, ये अल्फा कार्बन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा है अल्फा कार्बन पे, तो एक अल्फा हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे देखो, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इजंट इट? इसके अंदर कितने हैं? 7 हैं। 7, नॉट 3 नॉट 5, इट इज 7। जैसे दिस वन, और ये एक बॉन्ड बना रहा तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा, तो 4 2 4 3 7, दिस इज 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें तो सिर्फ 3 मिलेंगे, 2 इस पे और एक इस पे, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। more the alpha hydrogen, more the hyper conjugation, more will be stability. Clear? फर्दर आप इसको डिग्री से भी चेक कर सकते थे। ये देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। गॉट इट? तो एज वी नो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो 7 हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। नेक्स्ट, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद third one, and least stable is first one. Clear? Fourth question, question number 4, which is the least stable among these? 3 2 1, no, it is an exceptional case. Which is the least stable? Very good, काजोल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। Can you explain the reason why first is least stable despite of having resonance? रेजोनेंस होते हुए भी ये लीस्ट स्टेबल क्यों है? बेटा सारे इफेक्ट को आपको पैरेलली लगाना पड़ेगा। एनीवन? नहीं, IM रेजोनेंस ये एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रीजन होगा बेटा, ये कंपाउंड जो है ये एंटी एरोमेटिक है। चेक करो, ये भी आपको साथ में पैरेलली देख के चलना है। बेटा एंटी एरोमेटिक को सबसे पीछे रख दो, क्योंकि एंटी एरोमेटिक आर द मोस्ट अनस्टेबल सब्सटेंसेस, इजंट इट? देखो एंटी एरोमेटिक की क्या कंडीशन थी? 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक रिंग है, n का वैल्यू 1 रखो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखो क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन है? एग्जैक्टली 2 और 2 4, सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। गॉट इट? नाउ यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक है और सिंपली रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। और यहाँ पे 2 डिग्री, सिंपली 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है 4 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, 4 अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट? तो एंटी एरोमेटिक आ जाए तो उसको तो आप सबसे पीछे ले जाओ, रेजोनेंस और बाकी सब इफेक्ट को भूलते हुए। फर्स्ट इज द लीस्ट स्टेबल आउट ऑफ दीज टू, कैन यू टेल मी विच इज मोर स्टेबल? सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आर इफेक्ट वाला, रेजोनेंस के कारण। देन सेकंड इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर? सेकंड वाला होगा रेजोनेंस है, और थर्ड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन है बस। तो बेटा नॉर्मल हम दिमाग लगाते हैं तो हम उसको सबसे ज्यादा स्टेबल बोलते हैं, क्योंकि दो दो तरह से कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ से भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ से भी, सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें है। बट ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन गया,
एंटी एरोमेटिक बनने के कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। तो ये चारों एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल डिफरेंट हैं, चारों में आप अलग अलग चीजें देखें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए, एक कार्बोकेटाइन से रिलेटेड बेटा इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज नोन एज ब्रेडिट रूल। इसको आप नोट करें, ये भी आपको काफी जगह दिखेगा। राइट डाउन नोट व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रेडिट रूल। ब्रेडिट रूल का मतलब क्या होता है? याद रखना बेटा, कभी भी ब्रिज एटम पे ना तो पॉजिटिव पॉसिबल है, ना फ्री रेडिकल पॉसिबल है, ना मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिज कार्बन? ठीक, ब्रिज कार्बन का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे हमने एक ब्रिज बनाया लाइक दैट, इसको कहते हैं बेटा ब्रिज कार्बन। इन दोनों को क्या कहते हैं? ब्रिज कार्बन। दिस इज ब्रिज कार्बन। तो ये जो ब्रेडिट नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बताया कि इस ब्रिज कार्बन पे ना तो कभी पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, ना इस पे फ्री रेडिकल बन सकते हैं, ना ही इस पे कभी मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। इजंट इट? देखो ध्यान से, इस ब्रिज कार्बन का मतलब क्या हुआ? ऐसे दो फ्लैट और इस तरह से एक ब्रिज लाइक दैट, फिर दूसरा ब्रिज। हाँ, ऐसे क्वेश्चन है मॉड्यूल में बेटा, वो टोटोमेरिज्म वाले यहाँ से बन जाएंगे इसको समझने के बाद। क्लियर? ये ब्रेडिट रूल काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी जगह ये टांग अड़ाता है, तो इसको अच्छे से समझें। जैसे ये ब्रिज कार्बन है, ऐसे ये फ्लैट और ये इस तरह से ब्रिज बन रहा है, क्या ये वाला ब्रिज ऐसे हो सकता है? सर अमीन एनिलीन से ज्यादा बेसिक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बेसिक है बेटा। एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होती है, हमने कल डिस्कस किया था। देखें इसको, दिस इज प्लेनर, दिस इज प्लेनर एंड दिस इज नॉन प्लेनर। ये जो ब्रिज बन रहा है इसको नॉन प्लेनर बना रहा है। इसका मतलब यदि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, यदि इस कार्बन पे, ब्रिज कार्बन पे कार्बोकेटाइन बन गया, तो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर होता है प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनता है इस कार्बन के साथ, तो मल्टीपल बॉन्ड में भी प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ पे कार्बो एनाइन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कार्बो एनाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और sp3 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे बेटा कार्बो एनाइन आ सकता है, बट कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ सकते। गॉट इट? तो इसका रीजन क्या रहेगा कि ये जो कार्बन है ये नॉन प्लेनर कार्बन है, नॉन प्लेनर। तो यदि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया या मल्टीपल बॉन्ड आ गए या फ्री रेडिकल आ गए, उससे ये जो बॉन्ड है ये सीधा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, और वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? तो ब्रेडिट क्या बताते हैं? पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नेवर एग्जिस्ट, never exist on bridge carbon, on bridge carbon। तो ब्रिज कार्बन पे कभी भी ना तो पॉजिटिव आएगा, ना फ्री रेडिकल आएगा, ना मल्टीपल बॉन्ड आएगा, बट नेगेटिव आ सकता है। क्लियर? इसका मतलब इन शॉर्ट बात करें तो जैसे ये ब्रिज कार्बन पे पॉजिटिव बना है, जैसे ये ब्रिज कार्बन पे फ्री रेडिकल बना है, या फिर इस ब्रिज कार्बन पे एक मल्टीपल बॉन्ड बना, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग। गॉट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ब्रेडिट रूल का मतलब होता है कि यदि ब्रिज कार्बन पे ये
बन जाए, मल्टीपल बॉन्ड बने या फ्री रेडिकल बने या पॉजिटिव चार्ज, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, बट नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब यदि इस ब्रिज पे नेगेटिव आ जाता तो नेगेटिव तो बेटा नॉन प्लेनर ही होता है, तो ये चल जाएगा, दिस इज एग्जिस्टिंग, दिस इज ब्रेडेड स्कूल। क्लियर? एक और नोट लिखें, बेटा बात करें साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की, ये थोड़ा सा वीआईपी है। कौन सा कार्बोकेटाइन? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, हाइपोथेटिकल है ये कंपाउंड, बेटा हाइपोथेटिकल नहीं है, ये नॉन एग्जिस्टिंग है। मतलब यदि ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो आप मान के चलो ये एग्जिस्ट ही नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। क्लियर? यदि किसी रिएक्शन से आप ऐसा कंक्लूजन निकालते हो कि कार्बन पे ये आ रहा है, ये आ रहा है या ये आ रहा है, तो वो कंक्लूजन आपका गलत है। फाइन, तो दीज आर नॉन एग्जिस्टिंग। चलिए देखें, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में ऐसा क्या स्पेशल है? बेटा साइक्लोप्रोपाइल बनाओ, फिर एक मिथाइल लगाओ और फिर उस पर प्लस लगा दो। ये क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें बेटा स्पेशल ये है कि ये जो कार्बोकेटाइन का वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें ये जो बैंड बॉन्ड बने हैं, ये बैंड बॉन्डिंग होने लगती है। इस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये जो बैंड बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैप करने लगते हैं, तो इसके कारण इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसको कहते हैं बेटा बैंड बॉन्डिंग। बैंड बॉन्डिंग से क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये जो साइक्लोप्रोपाइल के बैंड बॉन्ड है, जो इस तरह से जो स्लोप में बॉन्ड बने हैं इस तरह से, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में दे रहे हैं, जिसके कारण इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज एक्सट्रीमली स्टेबल। The cyclopropyl methyl carbocation is highly stable, इसका रीजन होगा ड्यू टू बैंड बॉन्डिंग, ड्यू टू बैंड बॉन्डिंग। तो ड्रॉ करें, तो ये थोड़े वीआईपी है बेटा, इनको आप दिमाग में रखें। दो चीजें कार्बोकेटाइन की, इस ब्रिज कार्बन पे क्या क्या आ सकता है? सिर्फ नेगेटिव आ सकता है, ना तो उससे फ्री रेडिकल आएगा, ना पॉजिटिव आएगा, ना मल्टीपल बॉन्ड आएगा। और ये आप अलग से याद रखें, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल क्योंकि एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है जिसमें ये जो साइक्लोप्रोपाइल है इसके बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल रहे हो। सर लास्ट स्ट्रक्चर रिपीट कर दो। देखो बेटा इसमें होता क्या है, ये जो कार्बन है ध्यान से देखो, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड के कारण इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के कारण इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट है। ये जो बैंड बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल रहे हैं, मतलब इसको जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसको पूरा कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो पूरी हो गई तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई तो ये स्टेबल बन जाएगा। तो ये बैंड बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन की डिफिशियंसी को पूरा कर रहे हैं, और डिफिशियंसी पूरी होने लगती है, इसके कारण ये स्टेबल है। कार्बोकेटाइन होते हुए भी ये स्टेबल है। क्लियर? फाइन, चलिए तो यहाँ से बेटा हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।